हाँ, तो अपने पास जो क्वेश्चन था लास्ट क्लास में वो कुछ ऐसे था कि आपको सिद्ध करना था कि किसी भी विक्रिया को 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय जो होता है वो अर्धायुकाल का क्या होता है 10 गुना होता है। ये आप क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने के लिए सबसे सीधा तरीका क्या है, आप एक तो समीकरण किसके लिए लिख दो, अभिक्रिया को 99.9% होने में लगने वाला समय, और दूसरा समीकरण किसके लिए लिख दो आप, अर्धायुकाल वाला। और दोनों समीकरण बना के क्या कर दो, एक में दूसरे का भाग लगा दो, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना आपको, 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आपके प्रथम कोटि विक्रिया है, और प्रथम कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या था आपके पास, K1T इक्वल टू 2.303 लोग आधार में 10 और A/A माइनस एक्स। यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता आप क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ क्या निकालना आपको, T समय निकालना है 99.9% होने में लगने वाला। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, T 99.9% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 लोग आधार में कितना है 10। प्रारंभिक सांद्रता आप क्या मान रहे हो, 100 मान रहे हो, अपॉन प्रारंभिक कितनी है 100 माइनस एक्स, कितना टूट जाएगा 99.9%, तो क्या हो गया आपका, टूट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99.9, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास K1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा K1। तो T 99.9 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी परसेंट की, वो कुछ इस तरीके से आएगी 2.303 डिवाइड बाई K1, और लोग आधार में कितना है 10। अगर आप 100 में से 99.9 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। कितना बचेगा, 0.1, और दशमलव हटाओगे तो यहाँ से क्या लग जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, लोग 1000 के इक्वल आ गई। किसकी इक्वल आ जाएगी, लोग 1000 के। भाई 100 में से 99.9 अगर आपने घटाए हैं तो आपके पास 0.1 आएगा। और अगर आप इस 100/0.1 को सोल्व करोगे तो जैसे दशमलव आप हटाओगे तो यहाँ पे ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो कितना हो गया, लोग 1000 आ गया। और लोग 1000 की वैल्यू अपन जानते हैं कितना होता है, लोग 1000 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लोग 3, ठीक है। सॉरी, हाँ कितना हो गया यहाँ पे, लोग 1000 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 99.9% होने में लगने वाला समय। समीकरण कौन सा आ गया हमारे पास, पहला हो गया। अब क्या करना आपको, दूसरा समीकरण तुलना किससे करनी है, अर्धायुकाल से। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको तुलना करनी हो तो आप जो अर्धायुकाल वाला फॉर्मूला लिखते हैं, तो अर्धायुकाल वाला फॉर्मूले दो होते हैं हमारे पास। एक तो ये होता है 2.303 इंटू 0.30 डिवाइड बाई क्या होता है, K1 होता है। तो अगर आप इससे तुलना करोगे तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि ये जो डिजिट होती है 2.303 वाली, वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से क्या करना है आपको, इन दो समीकरणों की आपस में तुलना करनी है, और तुलना करके हमारे पास कंक्लूजन क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो मैंने क्या कर देना है, समीकरण 2 में भाग लगा देना है समीकरण 1 का। तो समीकरण 2 में भाग लगा दिया आपने किसका, समीकरण 1 का। तो बताओ क्या होगा, समीकरण 2 क्या हमारे पास, टी हाफ, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, टी हाफ। इधर समीकरण 1 में क्या आएगा, T 99.9%। तो 99.9% इक्वल टू, अगर आप 2 को लिखते हैं तो 2 कुछ इस तरीके, देखो अगर आप 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2.303 और 2.303 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और K1 से क्या हो जाएगा, K1 कैंसिल। मैं लिख देता हूं आपके पास सामने, क्या होगा हमारे पास, 2 वाला समीकरण क्या है, 2.303 क्या है, 2.303 इंटू 0.30, ठीक है। अपॉन में कितना है, K1 है, कितना है, K1। भाग किसका लगा रहे हैं अपन, समीकरण नंबर 1 का। तो समीकरण 1 कहाँ आएगी, नीचे आएगी, इसके कहाँ आएगी, नीचे। तो क्या आएगी, 2.303 गुणा 3, और ये K1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा 2.303 इंटू कितना है, 3, और ये जो K1 है वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। क्या आ गया, K1। तो K1 से K1 कैंसिल, 2.303 से 2.303 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ क्या है, दशमलव है, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से क्या हो गया, 3 कैंसिल। हमारे पास यहाँ क्या आ गया, टी हाफ बट्टे क्या हो गया, T 99.9% इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे कितना बचा, 10 बचा। आपको सिद्ध क्या करना था कि T 99.9% होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का कितने गुना है, 10 गुना।
तो आप क्या कर दो, इसको जानते हो ना, वज्र गुणा कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर दो, तो क्या जाएगा, टी 99.9% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू टी हाफ। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या था कि 99.9% अभिक्रिया को पूरा होने में लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है, अवध आयु काल का कितने गुना होता है, 10 गुना होता है। कितने गुना होता है, 10 गुना। ठीक है, इससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। चलो अभी अपन एक चीज सीख लेते हैं, क्या कि प्रथम कोटि विक्रिया में जो आपने समीकरण पढ़े थे ना, तो ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्या हो गया, ग्राफ बनाना सीख लेते हैं ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक छोटी सी चीज समझो, आप 10th क्लास पास करके आए, तो 10th क्लास में आप सब लोग ग्राफ बनाते थे, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाली ये जो हमारे पास होती है वो कौन होती है, एक्स एक्स होती है, और ये वाली कौन सी होती है हमारे पास, वाई एक्स होती है। ठीक है, ये तो होती है एक्स एक्स और ये कौन होती है, वाई एक्स। ये पूरी एक्स एक्स होती है, ये कौन सी होती है, वाई एक्स। अब ध्यान रखना, यहाँ जो इस साइड वाले जो मान होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ इस साइड वाले मान और यहाँ इससे ऊपर वाले मान क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। यहाँ क्या होंगे, इधर वाला पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ दोनों मान कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक चीज समझना, जैसे कि किसी भी ग्राफ की रूपरेखा क्या होती है, y इक्वल टू होता है mx प्लस सी होता है। अपन एक नॉर्मल व्यू लेके चल रहे हैं कि किसी भी ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक संख्या को आपको कहाँ रखना होता है, वाई एक्स के ऊपर रखना होता है। कहाँ रखना होता है, वाई एक्स के, और दूसरी को कहाँ रखना होता है, आपको एक्स एक्स के ऊपर रखना होता है। कहाँ रखना होता है, एक्स एक्स के ऊपर। तो अगर आप एक डिजिट कोई भी संख्या होती है हमारे पास, कोई भी जो वैल्यू होती है लॉग की या किसी की भी वैल्यू होती है, उसको आप एक तो वाई एक्स पे रखते हैं और एक को कहाँ रखते हैं, एक्स एक्स के ऊपर। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि एक्स के साथ जो भी आएगा, एक्स एक्स के साथ जो भी आएगा वो हमेशा उस ग्राफ की ढाल को बताता है। किसको बताता है, ढाल को। अगर एक्स एक्स के साथ जो भी आएगा तो उसकी ग्राफ क्या बताएगा, ढाल बताएगा। तो सर ये सी क्या बताएगा, सी जो होता है वो क्या बताता है, अंतःखंड को बताता है। किसको बताता है, अंतःखंड, इंटरसेप्ट, इसको अंतःखंड। तो एक छोटी सी बात आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमें कितनी चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि ग्राफ प्लॉट होने के दौरान हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता होगा कि वाई एक्स के ऊपर कौन आएगा और एक्स एक्स के ऊपर कौन आएगा, ये हमें ग्राफ में पता रहेगा कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसके मध्य। फिर हमें क्या करना है, हमें ये देखनी है कि ढाल कैसी है, ढाल उसकी धनात्मक है या ढाल उसकी ऋणात्मक है। अगर किसी की ढाल धनात्मक हुई तो ग्राफ ऊपर जाएगा। पूरा समझ लेना आप, मैंने क्या कहा कि x के साथ या x एक्सिस के साथ जो भी आएगा वो उस ग्राफ की ढाल को बताता है। और ढाल कैसी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। और जो अंतःखंड होता है वो अंतःखंड क्या होता है, अंतःखंड भी क्या हो सकता है हमारे पास, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और अंतःखंड का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ये हम एक बार पहले फॉर्मली आइडियाज ले रहे हैं कि हमारे पास ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे बनाते हैं। अब अपन बना के देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वाई एक्स पे कौन आ रहा है, एक्स एक्स के ऊपर कौन आ रहा है, उस ग्राफ की ढाल कितनी है। तो ढाल कौन बताएगा, एक्स एक्स के ऊपर जो आ रहा है घटक है, उस घटक के साथ जो भी लगा हुआ है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। अगर प्लस में है तो ढाल धनात्मक होगी, और अगर माइनस में तो ढाल क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उसके अलावा क्या होगा हमारे पास, अंतःखंड, अंतःखंड हो सकता है धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है हमारे पास क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर ये समीकरण हमारे सामने हो तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास हो गया वाई एक्स और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है तो देखो इस ग्राफ की ढाल कैसी है। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स के साथ जो आ रहा है वो ढाल को बताएगा। अब ढाल के सामने क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कैसी ढाल यहाँ पे धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक। इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ढाल धनात्मक होने का मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर।
अब देखो ऊपर जाने का मतलब तो ये हो सकता है कि ग्राफ ये भी हो सकता है और ग्राफ ये भी हो सकता है। ये देखो आप ध्यान से कि ये हमारे पास वाई एक्स थी, ये हमारे पास एक्स एक्स थी, तो ये 1 नंबर ग्राफ बोल दिया मैंने, ये 2 नंबर ग्राफ बोल दिया। आपने क्या किया, ढाल कैसी है, धनात्मक है, तो ढाल धनात्मक होने का मतलब ढाल तो इसकी भी धनात्मक है, ऊपर जा रहा है, और ढाल इसकी भी धनात्मक है, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ है, नहीं बता सकते। क्यों, जब तक आपको अंतःखंड का नहीं पता होगा कि अंतःखंड कैसा है, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ग्राफ कौन सा होगा। क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, 1 नंबर ग्राफ की बात करूं, तो यहां से ऊपर जा रहा है ग्राफ, यहाँ जो ऊपर वाली वैल्यू होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है, मतलब यहाँ पर अंतःखंड कैसा है, धनात्मक है, और ये वैल्यू क्या नीचे है, इसका मतलब यहाँ पर अंतःखंड का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बात समझ रहे हैं ना, आप किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करो, हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे ढाल कैसी है, धनात्मक, इसका मतलब ग्राफ 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखो, ढाल देखो, ढाल कैसी है, धनात्मक, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, केवल ये पता चला है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से ऊपर जाएगा, ये हमें भी पता नहीं चला। किसको देखेंगे, अंतःखंड को। अंतःखंड क्या साथ क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, मतलब अंतःखंड का मान कैसा है, धनात्मक है। इसका मतलब ग्राफ कौन से वाला सही है, पहले वाला सही है। कौन से वाला सही है, पहले वाला। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे अपन, कौन सा ग्राफ हमारे पास, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ की ढाल पूछूंगा, तो ढाल हमेशा क्या होती है, tan थीटा होती है, किसी भी ग्राफ की ढाल tan थीटा होती है, और यहाँ हमारे पास ग्राफ की ढाल क्या हो जाएगी, m के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, m के इक्वल, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो आएगा कंपोनेंट, वही क्या बताएगा उस ग्राफ की ढाल। तो इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आगे जब अपन ग्राफ बनाएंगे तब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं कि जिससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो अपन आप समझ रहे हैं बेसिक, जब इंप्लीमेंट करेंगे, अपन अप्लाई करेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूं। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, दूसरा हमारे पास क्या लिखा है मैंने, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या देखोगे आप, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, ये हो गया हमारे पास वाई एक्स हो गया, ये कौन सा हमारे पास है, एक्स एक्स। सबसे पहले देखो आप क्या, ये तो वाई हो गया और ये एक्स हो गया, एक्स के साथ जो भी आएगा वो क्या बताएगा, ढाल बताएगा, क्या बताएगा, ढाल। और ढाल कैसी है इसकी, ऋणात्मक है, नेगेटिव है ना, मतलब ग्राफ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ग्राफ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये देखो साहब, ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ नीचे जाएगा। अब अगर कोई पूछ ले नीचे कहां से जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से नीचे जाएगा, हमने क्या कहा, ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा या फिर नीचे से नीचे जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, क्या देखना पड़ेगा, अंतःखंड देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, अंतःखंड। और ये सी क्या होता है हमारे पास, अंतःखंड होता है। क्या होता है, अंतःखंड। बताओ क्या है मान अंतःखंड का, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक, मतलब ग्राफ कहां से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। कहां से आएगा वो, ऊपर से नीचे। तो कौन सा ग्राफ सही होगा इसके लिए, फर्स्ट वाला सही होगा। बात समझ रहे हो ना। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। 2 समीकरण होगी ना, इसको मिटा देते हैं आप। तीसरी समीकरण देखना भाई, तीसरी समीकरण ये हो सकती है कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है। यहां अगर आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो क्या होगा, आपने y ले लिया x और एक क्या ले लिया, x एक्सिस। x के साथ आएगा वो क्या दर्शाएगा, ढाल दर्शाएगा। ढाल यहाँ कैसी है, ऋणात्मक है, मतलब ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लेकिन नीचे कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। तो ढाल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ये 1 नंबर ग्राफ और ये 2 नंबर ग्राफ। ढाल कैसी है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब नीचे आएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से नीचे जाएगा। क्या देखना पड़ेगा, अंतःखंड देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, अंतःखंड। अब देखो यहाँ जो अंतःखंड है उसका मान कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। और ऋणात्मक होने का मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे से नीचे जाएगा। मतलब इन दोनों में से कौन सा ग्राफ हमारे पास सही रहेगा, दूसरे वाला सही रहेगा। कौन सा रहेगा, दूसरे वाला। तो इस इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा हमारे पास, ये वाला। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो क्या होती हैं हमारे पास ग्राफ को बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, वो हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। आपने प्रथम कोटि विक्रिया पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, प्रथम कोटि विक्रिया। अच्छा, एक ग्राफ सामान्य होता है, वो आप सब लोग जानते हैं, क्या कि एक ग्राफ होता है जिसके अंदर क्या नहीं होता, अंतःखंड का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आप लिखते हैं y इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एम एक्स लिखा। यहाँ वाई एक्स वाला मान हो गया और यहाँ एक्स एक्स वाला मान हो गया। और ये किसको बता देगा आपके पास है, ढाल को। और यहाँ जो सी था वो यहाँ पे सी है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसकी अंतःखंड का मान कितना है, शून्य। और जिनके लिए अंतःखंड का मान क्या होता है, शून्य होता है, वो ग्राफ कहाँ से शुरू होते हैं, हमेशा
मूल बिंदु से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? मूल बिंदु से। चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमें ग्राफ बनाना सीख लिया, अब आपको क्या करना है? ग्राफ बनाने हैं। प्रथम कोटि विक्रिया की बात करते हैं। आपने प्रथम कोटि विक्रिया में आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले log a/a माइनस एक्स एवं t के मध्य ग्राफ बनाना है। किसके मध्य बनाना है? log a/a माइनस एक्स और t के मध्य। तो सबसे पहले क्या करना है? अब यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे कि आपको ग्राफ कैसे बनाने आते हैं। सबसे पहले आप ये लिखो कि जिस समीकरण के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है, जिस समीकरण में ये वाली वैल्यू आ रही है, पहले आप उस समीकरण को लिख लो। तो हमारे पास समीकरण क्या था प्रथम कोटि का? k1t इक्वल टू 2.303 log a/a माइनस एक्स, यही था ना। आपको देखो y एक्स के ऊपर कौन चाहिए? ये वाला y एक्स के ऊपर आपको कौन चाहिए? ये log बेस 10 a/a माइनस एक्स। तो ये कहाँ हो जाएगा? y एक्स पे। x पे कौन होगा आपके पास? t होगा। तो ये कहाँ हो जाएगा आपके पास? x एक्स के ऊपर। एक बात याद रखना, जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस के ऊपर जो भी घटक है वो हमेशा अकेला रहेगा। जो घटक y एक्स पे आ गया उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी डिजिट में हो चाहे वो बिना डिजिट हो। तो y एक्स के ऊपर जो आ गया वो हमेशा अकेला रहेगा। बाकी जो उसके साथ आ रहा है उसको कहाँ कर दो? आगे भेज दो। बाकी जो उसके साथ आ रहा है क्या कर दो? आप उसको आगे भेज दो। तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समीकरण में क्या करना है आपको? y एक्स के ऊपर कौन आ रहा है? log बेस 10 a/a माइनस एक्स आ रहा है। इसको कहाँ लेकर जाना आपको? y एक्स के ऊपर। इसको मैं क्या कर लूँ? अकेला कर लूँ। तो मैं इधर ले आता हूँ इसको। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे? log a/a माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया? y हो गया। क्या हो गया? y इक्वल टू, तो ये y का मान जो था हमारे पास अकेला रहेगा, इक्वल टू। तो ये अगर अपन यहाँ लेके आ गए तो यहाँ क्या बचेगा? देखो अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो log बेस 10 a/a माइनस एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? इधर क्या बचा हमारे पास? k1t बट्टे क्या हो जाएगा? 2.303। तो सबसे पहले आपको वो समीकरण बनानी है जिसमें ये दोनों घटक हो, log बेस 10 a/a माइनस एक्स और क्या? t। अब देखो यहाँ पर इस समीकरण में ये तो कौन सा है? ये तो आएगा आपके पास y एक्स, और ये जो t है वो कहाँ पे लेगा भाग? x एक्स के साथ आएगा। कहाँ आएगा? x एक्स के साथ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए में दो चीजें चाहिए, अंतःखंड और क्या चाहिए? ढाल चाहिए। इस y एक्स के ऊपर कौन लेंगे अपन? log बेस 10 a/a माइनस एक्स, और यहाँ क्या लेंगे अपन? समय लेंगे। अब देखो इस ग्राफ में x एक्सिस के साथ जो भी वैल्यू आती है, x एक्सिस के साथ जो भी वैल्यू आती है, x एक्सिस पे आपने किसको रखा है? समय रखा है। तो समय के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है? k1 बट्टे 2.303। तो जो भी वैल्यू आती है वो किसको दर्शाती है? ढाल को। अब देखो इसके साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ढाल तो कैसी हो गई? धनात्मक। मतलब ग्राफ जाएगा कहाँ? ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा ऊपर, ये नहीं बता सकते। अब क्या देखना पड़ेगा आपको? अंतःखंड। तो इसके साथ कोई वैल्यू आ रही है क्या? नहीं आ रही। इसका मतलब अंतःखंड का मान कितना है हमारे पास? शून्य है। कितना है? शून्य। तो ग्राफ कहाँ से जाएगा? बेस से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से। तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। और इस ग्राफ की जो ढाल होती है वो कितनी होगी हमारे पास? देखो k1 बटा 2.303। कंपटीशन के अंदर क्या होता है? आपको बता देंगे कि log बेस 10 a/a माइनस एक्स और समय के मध्य ग्राफ खींचने के ऊपर उसकी जो ढाल होती है उसका मान निकालो, और k1 का मान आपको दे रखा है। तो ढाल निकालनी है, k1 का मान दे रखा है, तो क्या कर दोगे आप? इक्वल कर दोगे बस। ये कंपटीशन हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बनाने का तरीका था। समझ में आ गया ना? y एक्सिस के ऊपर जो रखा होता है उसको अकेला रखो, बाकी सबको क्या कर दो? आगे भेज दो। ढाल देखो और अंतःखंड देखो। अगर ये समझ में आ गया तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हमारे पास प्रथम कोटि विक्रिया का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपने log बेस 10 a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचना है। इसके मध्य log बेस 10 a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचना है। ठीक है, चलो उसको मैं हटा देता हूँ। आपको ग्राफ बनाना है किसके मध्य? ये हमारे पास हो गया log बेस 10 a माइनस एक्स एवं t के मध्य आप क्या करना है? ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या देखोगे? जो समीकरण जिससे ग्राफ बनेगा वो समीकरण क्या थी हमारे पास? k1t इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a/a माइनस एक्स। ठीक है। अब अगर किसी की ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई सर a log बेस 10 a माइनस एक्स अपन कहाँ से लेकर आएंगे? तो नीचे है। तो इससे जस्ट पहले जो अपन ने समीकरण पढ़ी थी वो अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से पढ़ी थी क्या?
मैं इसी को लिख लेता हूँ। देखो इसी समीकरण को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, K1T बट्टे लिख दिया मैंने 2.303 इक्वल टू, इधर आ गया ना इसके नीचे, इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, log बेस 10 A माइनस log बेस 10 A माइनस एक्स। ये समीकरण इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ी थी। क्या हुआ, log बेस 10 A माइनस क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो log बेस 10 A माइनस एक्स। ये समीकरण इससे जस्ट पहले अपन ने पढ़ी थी। तो ये समीकरण वो है जिससे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब इस समीकरण में y एक्स के ऊपर क्या ले रखा आपने, log बेस 10 A माइनस एक्स ले रखा है। तो ये वाला घटक कहाँ लेना है आपने को, y एक्स के ऊपर, और समय कहाँ लेना है, x एक्सिस के ऊपर। तो ये समय हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसको y एक्स पे लेना है उसको अकेला कर लो भाई। इसके साथ अकेला थोड़ी है, देखो इधर ये कंपोनेंट आ रहे हैं ना कोई, इसको अकेला करना। अकेला करने का मतलब क्या हो गया, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ। अगर मैं इसको क्या कहता हूँ, इधर लेके आऊंगा तो किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा। तो मैं इसको कहाँ लेकर आ गया, अकेला लेकर आ गया, अकेला इधर आ गया। तो क्या हो गया, log बेस 10 A माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये इधर आ गया तो इधर क्या बचा, log बेस 10 A बचा, log बेस 10 A, ठीक है। ये वाला घटक कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो कौन रहेगा, अकेला, ये वाला y वाला घटक रहेगा। ये जैसे इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस K1T डिवाइड बाई 2.303। अब देखो आपको तुलना कर लो किससे, ये वाला घटक कौन सा हमारे पास, वाई एक्स, और वाई एक्स पे जो आएगा वो अकेला रहेगा। तो वाई एक्स पे जो घटक है वही है हमारे पास। समय किसके साथ है, एक्स एक्स के साथ। तो ये यहाँ पे किसके आ जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ। क्या देखना है, वही दो चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या देखोगे, ढाल, और ढाल कौन बताएगा, एक्स एक्स के साथ जो आता है वो ढाल बताता है। तो भाई साहब एक्स एक्स वाले के साथ गए, भैया कितनी ढाल है, तो बोलेगा K1 बट्टे 2.303, नहीं कितना, माइनस K1 बट्टे 2.303, मतलब ढाल का मान कितना है, माइनस K1 बट्टे 2.303। कोई पूछे धनात्मक या ऋणात्मक, तो कैसा मान है, ऋणात्मक, मतलब ग्राफ आएगा कैसे, नीचे आएगा। अब बचा क्या, ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से नीचे जाएगा, क्या देखना है, अंतःखंड देखना है। आ जाओ अंतःखंड के पास। ये जो वैल्यू बचती है वो किसको बताती है, अंतःखंड को बताती है। किसको, अंतःखंड। और यहाँ पे अंतःखंड का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कैसा है, धनात्मक। और कितनी वैल्यू है, log बेस 10 A। तो किसी भी ग्राफ में आपको अगर ढाल का मान पता हो, अंतःखंड का मान पता हो, तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। ये बनाया हमने कुछ इस तरीके से, y वाला, ये वाला कौन सा हो गया, yx, और yx पे क्या लेना है, log बेस 10 a माइनस एक्स लेना है। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, log बेस में 10 और a माइनस एक्स, इसके ऊपर yx के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर क्या लेना आपको, समय लेना है। क्या लेना है, समय लेना है। अब देखो ग्राफ में क्या आ रहा है, ढाल अब नेगेटिव आ रही है। तो ढाल नेगेटिव का मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा, मतलब ढाल क्या होगी, नेगेटिव मतलब क्या होगा, ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन नीचे ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, कौन बताएगा, अंतःखंड। अंतःखंड कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होगा, ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। तो ये अंतःखंड का मान हो गया धनात्मक, और ग्राफ कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ इसकी ढाल जो थी वो ऋणात्मक थी, जिसका मान कितना था, माइनस K1 बट्टे 2.303। और जो बचा हुआ भाग था वो कौन था, अंतःखंड, इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसका मान कितना है, log बेस 10 A। तो ये वाली जो घटक है, ये वाली जो वैल्यू है वो किसका मान है, log बेस 10 A का। तो ये हमारे पास ग्राफ किसके मध्य हो गया, log बेस 10 A माइनस एक्स और समय के मध्य ग्राफ। तो आप किसी भी समीकरण की सहायता से किसी भी समीकरण को लेके आ जाओ और उस समीकरण से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो बात समझ में आ गई ना। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन छोटा सा, जो अपन ने पढ़ा था, अंतराल समीकरण। ठीक है, इसको बता देता हूं मैं। तो जरा बताना अंतराल समीकरण क्या था। क्या लेते हैं अपन, अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण हमारे पास क्या था कि जब दो भिन्न भिन्न समय के ऊपर हम क्या करते हैं, x1 और x2 सांद्रताएं मान लेते हैं कि वियोजित हो चुकी हैं, तो वहां जो हमारे पास अंतराल समीकरण आता है वो कुछ इस तरीके से था। क्या, K1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई क्या था, T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ क्या था, log बेस 10 A माइनस x1 डिवाइड बाई A माइनस x2। ठीक है, आपको मैंने बोल दिया कि आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। किसके मध्य,
log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2 और किसके मध्य बनाना है, t के मध्य बनाना है। क्या करना पड़ेगा, ये yx वाला घटक है अकेला रख दो और ये वाला कौन सा है, x वाला घटक। तो इस समीकरण में से y वाला घटक कौन सा है, ये वाला, इसको क्या करेंगे अपन अकेला रखेंगे। तो अकेला कैसे रखेंगे, देखो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2, ये अकेला हो गया। जो साथ में आ रहा है किधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो उधर भेजेंगे तो ये वाला संख्या किसके साथ आ जाएगी, ये t2 माइनस t1 तो इसके साथ आ जाएगा और ये 2.303 इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2 इक्वल टू ये वाली वैल्यू इसके नीचे जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ आएगी। तो क्या होगा, k1 इंटू t2 माइनस t1 और डिवाइड कर देंगे इससे 2.303 से। ग्राफ किसके मध्य बनाना था, log बेस 10 a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 एवं t2 माइनस t1 के मध्य। आ जाओ, समीकरण आ गया हमारे पास। तो ये वाला कहाँ है, कौन है, yx है, कौन है, yx। x एक्सिस के ऊपर कौन है, t2 माइनस t1, तो ये हो गया x एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये हो गया हमारे पास log बेस 10 a माइनस x1 डिवाइड बाई a माइनस x2 और यहाँ क्या हो गया x एक्सिस के ऊपर t2 माइनस t1, ये हमारे पास x और ये हमारे पास yx। अब देखो क्या चाहिए, ढाल और अंतःखंड। तो ढाल कैसी है, x एक्सिस के साथ जो भी वैल्यू आती है वो कौन बताएगी, ढाल। इसकी ढाल कितनी है, धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, धनात्मक। मान कितना है, k1 बटा 2.303। तो ढाल तो कैसी है, धनात्मक, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन इसके साथ कोई डिजिट आ रही है क्या, इधर उधर कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ अंतःखंड का मान कितना है हमारे पास, 0 है। कितना है, 0। और जब भी अंतःखंड का मान 0 होता है दैट मीन्स ग्राफ हमेशा कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से। तो ग्राफ कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से। ढाल कैसी है, धनात्मक है और ढाल का मान कितना है हमारे पास, k1 बटे 2.303। तो ऐसे हम किसी भी समीकरण के लिए ग्राफ आरेखित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी प्रथम कोटि अभिक्रिया। अभी हमारे पास बचा क्या हुआ है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या होगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया पे करने वाले हैं। धन्यवाद।